हेलो दोस्तों, आरो यारो के इस निःशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज शाम की इस क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और टॉपिक होगा भारत का उपराष्ट्रपति। और इससे पहले वाले टॉपिक में हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति को पूरी तरीके से कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की 13वीं वीडियो है। 12 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देखिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्ड हो सके। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना। देखो, 17 मार्च 2024 को यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की जो तिथि है वो लगभग निर्धारित हो चुकी है। ठीक है, और 17 मार्च 2024 की उस तिथि को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक 90 डे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आपको 83 मिनी टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि प्रत्येक में 50 प्रश्न होंगे। 5 फुल लेंथ जीएस के मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें कि 150 प्रश्न होंगे प्रत्येक में, और 2 फुल लेंथ सीसेट के मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसमें प्रत्येक में 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और टाइम टेबल कुछ ऐसा बनाया गया है कि रविवार को छोड़कर प्रतिदिन इस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के अंतर्गत टेस्ट दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इस प्रोग्राम के साथ में आपको निःशुल्क करंट अफेयर्स भी मिलेगा और इन तीनों के ओवरऑल क्वेश्चन को मिला दें तो लगभग 5100 प्रश्नों का अभ्यास आपको इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से करने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है ये 1 दिसंबर 2023 से शुरू किया जा रहा है और इसकी जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 499 रुपए। लेकिन आप लोगों के लिए एक बेहद ही खुशखबरी वाली बात यह है कि जो पहले 100 अभ्यर्थी होंगे उनको इस प्रोग्राम में 50% की छूट दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप एडमिशन लेने वाले पहले 100 अभ्यर्थियों में शामिल होना चाहते हैं तो तुरंत इन नंबर्स पर कॉल या मैसेज करें। ठीक है, 9368403908 या फिर 6387071919। इन पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके इस प्रोग्राम की जानकारी लीजिए। तो अभी क्या होगा कि अगर आप तुरंत एडमिशन लेंगे तो आपको ये कोर्स 499 की जगह सिर्फ 250 रुपए में पड़ जाएगा। ठीक है, और तिथि आप लोग ध्यान रखिए, यूपीपीसीएस 2024 की 17 मार्च 2024। ठीक है, तो आपके लगातार एग्जाम है एपीएस 7 जनवरी, उसके बाद आरओ यारो 11 फरवरी और फिर यूपीपीसीएस 17 मार्च, यानी कि 3 महीने लगातार बड़े एग्जाम हैं। तो आप अब किसी भी तरीके की अपनी तैयारी में ढील मत दीजिए, नहीं तो मामला आपके हाथ से निकल जाएगा। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि भारत के उपराष्ट्रपति का टॉपिक है। और यहां पर हम लोग सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति का परिचय देखने वाले हैं। तो अगर हम लोग भारत के संविधान में देखें तो भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत का उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, और जो भारत के उपराष्ट्रपति का पद है ये यूएस से यानी कि अमेरिका से लिया गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, यानी कि अमेरिका से। और भारत का उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला कौन होता है? पहला होता है राष्ट्रपति। और देखो, उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति के पद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में। बाद बाकी उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो क्या होता है? वो होता है राज्यसभा की अध्यक्षता करना, यानी कि अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को सीधा अध्यक्ष बोलते हैं, लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? सभापति। ठीक है, तो यहां पर आपने उपराष्ट्रपति के परिचय को देखा, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो यूएसए से लिया गया है, यूएसए यानी कि अमेरिका। उसके बाद भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद है।
उसके बाद उपराष्ट्रपति के पद का जो वर्णन है वो किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 63 में। अब अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो अनुच्छेद 64 के तहत। तो 63 में पद का वर्णन है और 64 में ये बात लिखी गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये हो गया भारत के उपराष्ट्रपति का परिचय। अच्छा, अब जब हम आगे आगे इसमें बढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रपति से भी उपराष्ट्रपति को कंपेयर करके थोड़ा सा देख लेना है, और मैं पढ़ाऊंगा भी उसी अंदाज में, ताकि आपका साथ साथ राष्ट्रपति वाला भी पोर्शन जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो रिवाइज होता चले। ठीक है, और ये आपके लिए भी जरूरी है कि आप राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर भी कर पाएं कि आखिर क्या क्या दोनों के बीच में अंतर है। तो देखो, अब राष्ट्रपति के पद हेतु जो अर्हताएं हैं और जो शर्तें हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो, ठीक है। उसके बाद 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। ठीक है, अब देखो, राष्ट्रपति के पद की जो अर्हताएं थी उसमें भी सेम था, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। लेकिन वहां पर क्या था? वहां पर था कि संसद का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। ठीक है, और यहां पर देखो उपराष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। ठीक है, चौथा, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या राज्य के मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर ये पद वो पहले से धारण करता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वह भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो नामांकन भरा जाता है तो उसके लिए उम्मीदवार को कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए। यहीं पर राष्ट्रपति वाले मामले में क्या था? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। लेकिन उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक उम्मीदवार को अपने नामांकन के लिए चाहिए। उसके बाद अगला देखो, वह संसद या राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर है भी तो राष्ट्रपति के रूप में अगर ऐसे व्यक्ति का निर्वाचन हो जाता है तो उसे उस सदन की सीट से मुक्त माना जाएगा। सेम यही राष्ट्रपति वाले मामले में भी होता था कि अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो वह व्यक्ति संसद या फिर राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और मान के चलिए अगर वो है और ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उस सदन की सीट से वो मुक्त हो गया है। ठीक है, यानी कि उस सदन की सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाएगी। उसके बाद देखो, एक व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति वाले मामले में था कि भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उसी तरीके से भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या अर्हताएं व शर्तें होती हैं। भारत का नागरिक हो व्यक्ति, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की सारी योग्यताएं हो उसके अंदर, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, लेकिन अगर वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ या फिर राज्य में मंत्री है तो उसका ये पद लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति के लिए बिल्कुल योग्य है। ठीक है, उसके बाद देखो, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए 20 प्रस्तावक चाहिए और 20 अनुमोदक चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो, वह संसद या फिर राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो अगर वो उपराष्ट्रपति बनता है तो सदन से उसकी सदस्यता निरस्त मानी जाएगी या फिर उस सदन से उसका जो पद है वो मुक्त माना जाएगा। और भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये हो गए उपराष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं व शर्तें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग देखते हैं, तो अनुच्छेद 66(1) के अनुसार राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो यह है कि उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 66(1) में दी गई है। सबसे पहले तो इसे रटिए, अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। और इस अनुच्छेद में क्या दिया गया है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा वो भी राष्ट्रपति की तरह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो इतनी चीजें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बराबर हो गई। लेकिन अब देखिए, जब मामला निर्वाचक मंडल का आता है तो फिर दोनों के बीच में डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है वो राष्ट्रपति से पूरी तरीके से भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? देखो, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के यानी कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य और जो दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के जो सदस्य थे निर्वाचित वाले, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते थे। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, ठीक है, यहां पर मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, में बार बार इसके ऊपर जोर दे रहा हूं क्योंकि जो मनोनीत सदस्य थे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। और वहीं पर आपने देखा था राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो भाग लेते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के किसी भी प्रकार के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसको देखें तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा उसमें कौन होंगे? उसमें राज्यसभा के और लोकसभा के सभी निर्वाचित, ठीक है, प्लस मनोनीत। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल में जो डिफरेंस है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। और इन दोनों को मिलाकर बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस भी बहुत यहां से पूछे जाते हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाओं के किसी भी प्रकार के, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, कैसे भी सदस्य हो, बिल्कुल भी भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। सबसे पहले तो अनुच्छेद 66(1) में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात की गई है और जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो सेम है। कैसे? कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के द्वारा मतदान प्रक्रिया होगी, ठीक है। लेकिन जो निर्वाचक मंडल में डिफरेंस है वो आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। और ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसलिए समझाई क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन के आया है। जब आप प्रीवियस ईयर भी उठा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि बार बार एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, यहाँ से आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। उसके बाद देखते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद आ जाता है फिर क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवाद की जांच व फैसले कहाँ पर होंगे? उच्चतम न्यायालय में। और उच्चतम न्यायालय का फैसला इस मामले में अंतिम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो जरूरी यही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले कहाँ होते हैं? उच्चतम न्यायालय में। और
उच्चतम न्यायालय का भी फैसला इसमें अंतिम होता है, यानी कि फिर ये विवाद और कहीं नहीं जाता है। ठीक है, तो ये जो सेम चीज है चुनाव में विवाद वाली, ये बिल्कुल कैसी है, ये राष्ट्रपति के तरीके से ही है, क्योंकि यही सेम बात राष्ट्रपति चुनाव के विवाद में भी देखने को मिलती है। उसमें भी क्या होता था कि जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते थे और उच्चतम न्यायालय का फैसला ही अंतिम होता था। और देखो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वही सेम चीज आएगी कि यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित कर देता है तो उपराष्ट्रपति के रूप में उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। बिल्कुल राष्ट्रपति की तरीके से कि राष्ट्रपति के किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में अगर उच्चतम न्यायालय अवैध घोषित कर देता है तो राष्ट्रपति के रूप में उस व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। यही सेम उपराष्ट्रपति के मामले में है। और देखिए एक चीज और सेम है, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने पर उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ऐसा ही सेम राष्ट्रपति वाले मामले में था, तो वही सेम चीज उपराष्ट्रपति के मामले में है। अब निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने का मतलब ये है, निर्वाचक मंडल आप लोग समझ गए कि जो राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत और निर्वाचित सदस्य हैं उनमें से अगर कोई इस चुनाव में भाग नहीं लेता है तो उस आधार पर राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई ये निर्वाचक मंडल तो अपूर्ण था, बहुत से लोग इसमें शामिल नहीं हुए, तो फिर चुनाव दोबारा कराओ, या फिर कुछ इस तरीके का विवाद होता है तो क्या होगा, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव विवाद की, ये बिल्कुल राष्ट्रपति के तरीके से है। उसके बाद देखो उपराष्ट्रपति की पदावधि की हम लोग बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा 5 साल की होती है, इतना तो आप चीजें देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण करने से लेकर 5 साल तक होती है। अब देखो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक लाइन दिख रही है आपको, पद ग्रहण करने से लेकर। बहुत बार देखो क्वेश्चन जब छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है तो इस तरीके से पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है, तो फिर विकल्प में आपको मिल जाएगा 5 साल, ठीक है, 3 साल, ऐसे करके। अब यहां पर देखो कैसे होता है, जब क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति की पदावधि होती है पद ग्रहण करने से 5 साल, वोटिंग होने से 5 साल, शपथ लेने से 5 साल, ऐसा वहां पर बहुत सारे विकल्प दिए रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो पद ग्रहण करने से 5 साल तक होती है। और 5 साल से पहले भी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देकर पद मुक्त हो सकता है। तो अब यहां पर एक कंक्लूजन निकल के सामने आया कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, ये ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। बाद बाकी राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा जिस पर लोकसभा की भी सहमति अनिवार्य है उसे पद से समय पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो अब देखो यहां पर बात हो रही है कि अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो कैसे हटाएंगे। यहां पर देखिए कि राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प, यानी कि अगर हमें उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो एक ऐसा संकल्प पारित करना पड़ेगा जो कि राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित हो और उस पर लोकसभा की भी सहमति अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि अगर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तो राज्यसभा के सभी मेंबर मिलकर उसको सिर्फ अपने उस पर हटा ले, ऐसा नहीं होगा, उसमें लोकसभा की सहमति भी अनिवार्य होगी। तो ऐसा करके उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रक्रिया अगर राष्ट्रपति के विरुद्ध होने जा रही है तो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है। जैसा राष्ट्रपति के मामले में हो रहा था कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग की प्रक्रिया चालू करनी है
तो उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था। इसी तरीके से उपराष्ट्रपति को भी अगर पद से हटाए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है तो उसे 14 दिन का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है, और ना ही उसके लिए कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बहुत बार आपको एग्जाम में फंसाने के लिए लिख देता है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती, ना ही इस तरीके की कोई भी बात भारत के संविधान में की गई है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि राज्यसभा द्वारा एक पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प हो जिस पर लोकसभा की भी अनुमति अनिवार्य है। अगर ऐसा कोई संकल्प पारित हो जाता है तो फिर बहुत ही इजीली राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। बस ये प्रक्रिया शुरू होने से पहले क्या करना होता है, उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक नोटिस थमाना पड़ता है, ठीक है। बाद बाकी देखो, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में कोई भी आधार उल्लिखित नहीं है, तो ना तो उसको हटाने की प्रक्रिया का कोई वर्णन है और ना कोई आधार है कि क्या अगर ऐसा वो कर दे जिससे कि उसको पद से हटा दिया जाए, ऐसा भी कुछ नहीं है। जबकि राष्ट्रपति के मामले में सीधा लिखा है कि अगर वो किसी भी मामले में संविधान का हनन करता है, ठीक है, या फिर उसका उल्लंघन करता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ये आधार बिल्कुल क्लियर है, लेकिन उपराष्ट्रपति वाले मामले में ऐसा नहीं है। वहां पर कोई भी संविधान में उसको पद से हटाने का आधार नहीं दिया गया है। तो ये बात हो गई राष्ट्रपति की पदावधि की और किस तरीके से उसको पद से हटाया जा सकता है इसकी, ठीक है। उसके बाद देख लो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो ये अनुच्छेद 69 में है। पहली बात तो ये याद रखिए, उपराष्ट्रपति के द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 69 में किया गया है। अब कौन दिलाता है उसे, तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति को कौन दिलाता था, अब आप इसको कमेंट करके बताइए अगर आपने वीडियो देखी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो कि जो उपराष्ट्रपति का मुख्य काम है, ठीक है, वो क्या है, वो है राज्यसभा की अध्यक्षता करना, यानी कि वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो भी राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में ही दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बात लिखी है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद मुख्यतः राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए बना है, ठीक है। आप लोग मतलब पेपर में भी देखते होंगे और जब राज्यसभा की कार्रवाई देखते होंगे तो उपराष्ट्रपति आपको मुख्य रूप से वहीं पर मिलेंगे हमेशा। बहुत ज़्यादा ये अन्य आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा भारतीय संविधान में ड्यूटीज अलॉट की गई हैं, ठीक है। बस इनको क्या करना है, राज्यसभा की अध्यक्षता यानी कि राज्यसभा के ये सभापति के रूप में कार्य करते रहते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद मुख्यतः राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए बना है। उन्हें वेतन व भत्ते भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उपराष्ट्रपति के लिए उनकी कोई विशेष ड्यूटी हो और उनके लिए उनको वेतन दिया जाता हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें वेतन व भत्ते भी राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। अब देखो, एक ध्यान रखने वाली बात है कि 2018-19 के बजट से पहले उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता था वो होता था 1,25,000 रुपए, लेकिन 2018-19 के बजट में उपराष्ट्रपति के वेतन को 1,25,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है। तो अब वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति का वेतन है जो कि उसे राज्यसभा की अध्यक्षता करने के लिए दिया जाता है वो है 4 लाख रुपए प्रति माह। उसके बाद देखो, उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य, तो इसके पास ना तो कोई विशेष शक्ति होती है ना ही विशेष कार्य होता है। इसका बस एक ही कार्य है, वो है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाना। यहाँ पर सीधी तरीके से बिल्कुल लिखा हुआ है, राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां व कार्य
लोकसभा अध्यक्ष की तरह होते हैं। अब क्या क्या होते हैं, तो जब हम लोग संसद वाले टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के बारे में बात करेंगे, तब वहां पर राज्यसभा का जो सभापति होता है उसकी शक्तियां और उसके कार्यों का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग वहां पर कवर कर लेंगे। यहां सिर्फ इतना समझना है कि राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में उसकी शक्तियां व उसके कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरीके से ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति। तो देखो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो फिर कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो वो करता है उप राष्ट्रपति। ठीक है, और केवल 6 महीने तक। ठीक है, क्योंकि 6 महीने में चुनाव कराना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, और उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर साफ लिखा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होगा तो उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग अमेरिका से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसके शेष कार्यकाल की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बना रहता है। जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है, 4 साल का। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है, और मान के चलिए कि 2 साल में किसी भी वजह से जो राष्ट्रपति हैं उनका पद रिक्त हो जाता है, तो फिर जो उपराष्ट्रपति है वो अगले 2 साल के लिए राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करेगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जैसे मान के क्या चलिए 5 साल का ही कार्यकाल होता है, और अगर किसी भी तरीके से 3 साल होने के बाद राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो फिर सिर्फ 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, और इन 6 माह में क्या है, चुनाव कराना अनिवार्य है और उसके बाद नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और याद करने वाली है कि जो उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 65 के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये आपका भारत के उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक था, पूरी तरीके से कवर हो गया है। छोटा टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन भी थोड़े कम पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ चीजें समझनी जरूरी हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। दोनों चीजों को मतलब देके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कंफ्यूजन क्रिएट करके क्वेश्चन खूब बनते हैं यहाँ से। तो ये आज आपका टॉपिक समाप्त हो गया। तो इसको भाई आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देखिए, और लेक्चर थोड़े कम आ रहे हैं क्योंकि तबीयत भी थोड़ी बिगड़ी हुई है और थोड़ा व्यस्तता भी है, लेकिन फिर भी जितना कवर हो सकता है वो मैं अपनी तरफ से पूरा कराने का प्रयास करूंगा। तो आप भी जितनी चीजें आपको मिल रही हैं उनको तो कम से कम अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम में भरपूर लाभ मिल सके। तो लगातार वीडियोज को देखते रहिए, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर मिलता रहेगा डेली, और लगातार जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।